पर लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग क्या करेंगे, एक बार वीडियो को आप सभी लोग क्या करेंगे, शेयर कर देंगे और साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कक्षा 12 फिजिक्स 2024 की बात करेंगे, ठीक है ना। महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। और आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ही करना है, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पे आपको 15 नंबर पक्का कर दिया जाएगा। बोर्ड में हमेशा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो डेरिवेशंस होते हैं, उसको यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक ज़रूर कर देंगे। लाइक किए बिना आप जाएगा मत, क्योंकि आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं वीडियो को, ठीक है ना। तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी और अभी आपको सारे मॉडल पेपर के सोल्यूशन सॉल्व कराए जाएंगे। जो यहाँ मिलेगा आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि जो मॉडल पेपर मैं यहाँ पर आपको सोल्यूशन करवा दे रहा हूँ ना, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप पूरे यूट्यूब पर देख लीजिएगा, आपको मॉडल पेपर के जितना सारा सोल्यूशन हम लोग ने दे दिया है, आपको किसी ने नहीं दिया होगा, ठीक है ना। तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट देखेंगे तो बहुत सारे मॉडल पेपर को हमने आपको सॉल्व करवा के रखा हुआ है, तो आपको वहाँ पे देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक होगा, और जो दूसरा टॉपिक होगा, तीसरा टॉपिक होगा, सारे टॉपिक जो होंगे हमारे ना, वो एग्ज़ाम में आए हुए टॉपिक्स हैं, ठीक। ऐसी बात नहीं है कि जो एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ है हम उसको पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो आया है हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, और जिसके आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं उसकी भी मैं चर्चा यहाँ पर करता हूँ, ठीक। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो में बने रहना है, कुछ नहीं करना है। कॉपी और पेन उठा लीजिए और हमारे साथ साथ अच्छी तरीके से चीज़ों को समझिए और सलूशन करने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। चलिए, पहला टॉपिक हमारा आता है बायो-सेवर्ट का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है, क्योंकि ये हर साल लगभग इसे न्यूमेरिकल पूछेगा, या इसका डेरिवेशन पूछेगा, या एक नंबर में इसकी परिभाषा पूछ लेगा, या एक दो नंबर में इसकी सूत्र को बताना पूछ लेगा, ठीक। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और लॉन्ग आंसर में तो इसका पूरा डेरिवेशन ही पूछ लेता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए, बायो-सेवर्ट के नियम को पढ़ते हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, जब किसी चालक तार में, चालक तार का मतलब आप लोग समझते होंगे, चालक तार का मतलब क्या होता है, जिसके द्वारा हम विद्युत का प्रवाह करा सके। मतलब जैसे बल्ब आप घर में लगे होंगे, ठीक, जिसके द्वारा आप अपने बल्ब को जलाते हैं, एक तार आप खींचते हैं, जिसके द्वारा बल्ब को जलाते हैं ना, उसी को हम क्या कहेंगे, एक चालक तार कहेंगे। चालक तार का मतलब जिसमें हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा सके। तार तो बहुत प्रकार के होंगे, आपके बन जाएंगे, लेकिन हम उस तार की बात कर रहे हैं, उस कंडक्टर की बात कर रहे हैं जो धारा का प्रवाह कर सके, ठीक, उस कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, यानी करंट को फ्लो कराया जाता है या करंट को उसमें प्रवेश कराया जाता है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। जब उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो क्या होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब जब हम किसी चालक तार में अगर हम धारा को प्रवाह करेंगे तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेबर्ट ने, किसने, फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेबर्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देंगे। फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेबर्ट ने सन 1820 में, कब, 1820 ईस्वी में धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया, ठीक। मतलब उन्होंने क्या किया, एक धारावाही चालक, मान लीजिए इतना बड़ा एक उन्होंने तार का टुकड़ा लिया, ठीक, उन्होंने उसमें करंट को फ्लो कराया और करंट को फ्लो कराने के बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला या अध्ययन किया। इन्होंने किया कब था, 1820 ईस्वी में किया था, ठीक। तो फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेबर्ट ने सन 1820 ईस्वी में धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया, ठीक, उत्पन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया। आगे आपको बताते हैं, जब उन्होंने उसका अध्ययन किया तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई, ठीक है ना। अब चीज़ें क्या निकली, अब जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है ना, कहीं पे आप गए घूमने, तो आप वहाँ जो चीज़ें देखेंगे उसके बारे में बताएंगे किसी दूसरे को। इन्होंने भी वैसे ही किया कि एक चालक तार को लिया, उसमें धारा को प्रवाहित किया, यानी आप उसमें करंट को फ्लो करा दिए, ठीक।
अब जब करंट को उन्होंने फ्लो करा दिया तो उसमें जो परिवर्तन हुए वो उस चीज को इन्होंने प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि क्या कहा कि किसी धारावाही चालक का लघु परास अवयव, ठीक, डेल्टा यल के द्वारा, मान लीजिए हम क्या किया, एक चालक तार की बहुत छोटी सी लंबाई को लिया, ठीक, डेल्टा यल मतलब बहुत ही छोटी लंबाई को लिया, और उसके द्वारा जो उत्पन्न क्षेत्र है, क्षेत्र में बिंदु P पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। मान लीजिए इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इस छोटे से चालक के द्वारा इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, मतलब यहाँ से चुंबकीय रेखाएं निकली हमारी। तो इस बिंदु पर हमें पूछ रहा है कि ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है डेल्टा बी, और यहाँ पर भी आप पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आपको। देखिए अगर इसमें हम करंट फ्लो कर रहे थे, इसके चारों ओर हमें क्या मिल रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है। तो अब कह रहा है कि मान लीजिए इस बिंदु पर डेल्टा बी यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसे आप कहते हैं, ठीक, डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करेगी। और कौन कौन से कारक हैं जिसमें निर्भर करेगी, हमने क्या लिया है यहाँ पर, हमने लिया है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यल लंबाई का एक चालक तार लिया है, ठीक, और इसमें हमने करंट आई फ्लो कराई हुई है, और जो एंगल बना रहा है यहाँ से यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का थीटा बना रहा है, और ये जो हमारी लंबाई है डेल्टा यल हमने लिया हुआ है, ठीक। चलिए अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, अब ध्यान दीजिएगा, पहला निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला, पहला निष्कर्ष यही निकाला कि डेल्टा बी चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, समीकरण नंबर 1 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, जो डेल्टा बी है चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, इसके अनुक्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक। कहने का मतलब जो इसमें धारा प्रवाहित करेंगे ना, और जो इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा अच्छी तरीके से क्या कह रहा है कि जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ध्यान से समझिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको समझा कर ही जाऊँगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं आपको छोड़कर यहाँ पर जाने वाला हूँ, ठीक। जब आप समझे रहेंगे तो नोट्स अच्छी तरीके से बना लेंगे और लिख लेंगे। अगर आप नहीं लिख पाएंगे ना, तब भी आप एग्जाम में कर पाएंगे, क्योंकि आप समझे हुए हैं चीज़ों को, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, इसमें जब हम धारा को फ्लो करा रहे हैं, धारा को प्रवाहित करा रहे हैं, तो उस समय क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। जितनी ज़्यादा धारा हम प्रवाहित करेंगे उतनी ज़्यादा हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यही कह रहा है पहला नियम उनका कि डेल्टा बी चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होगा। I जितना बढ़ाएंगे डेल्टा बी उतना बढ़ेगा, डेल्टा बी उतना बढ़ेगा, ठीक है ना। यानी डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो डेल्टा बी है यानी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, ठीक। तो जो इसमें परिवर्तन हो रहा है वो I के अनुसार ही होगा। I बढ़ाएंगे तो इसमें भी परिवर्तन होगा, I घटाएंगे तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा, I घटाएंगे तो इसमें परिवर्तन घटेगा। सिंपल सी बात है। अब सेकंड नंबर की बात करेंगे। सेकंड नंबर में देखिए क्या है कि डेल्टा बी आयत अवयव की लंबाई डेल्टा यल के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, अगर हम छोटी लंबाई लेंगे तो छोटा चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, बड़ी लंबाई लेंगे तो बड़ा चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि जो हमारा डेल्टा बी होगा वो डेल्टा यल के अनुक्रमानुपाती होगा। ये बात अभी आप नोट कर लीजिए, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण ये भी है, ठीक है ना। तो समझ में आई, दो बातें हमने आपको बताया, दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पहली बात हमने क्या बताया कि जो I है डेल्टा बी के अनुक्रमानुपाती होगा, जो यल है वह भी अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। डेल्टा बी चालक से बिंदु P के बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो डेल्टा बी है चालक से बिंदु P के बीच की दूरी के R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, जो डेल्टा बी चालक है ना, वो बिंदु P के, ठीक, बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मतलब मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है P बिंदु पर, इसकी दूरी कितना है, R है, ठीक, कितनी दूरी है, R है। तो ये जो दूरी है इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा,
ठीक है ना। तो मतलब ध्यान दीजिएगा, दूरी घटाएंगे। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। इसको दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब देखिए मैं थोड़ा आगे आपको समझाऊंगा ना। जो डेल्टा बी है चालक से बिंदु पी के बीच की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो डेल्टा बी है ना हमारा, ठीक, अगर हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम एक रखेंगे, ठीक, मतलब डेल्टा बी को अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक, अगर देखिए दूरी से मतलब कर रहा है, अगर हम दूरी को बढ़ाएंगे, ठीक, तो इसका मान हमेशा घटेगा। अगर हम जितना दूरी बढ़ाएंगे ना, इसका मान उतना ही घटेगा। क्यों? देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 2 रख रहे हैं, ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पर 1/r² है, ठीक है ना, बराबर में हमें b निकालना है, ठीक। अगर हम 1/m करेंगे, 1/1 करेंगे तो 1 आएगा। अगर हम 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये उसके वर्ग के अनुपात में घटेगा हमेशा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फोर्थ समीकरण आपका ये बन गया, ठीक। तो इतनी बातें आपको समझ में आई। पहली बातें हमने आपको क्या बताया कि जो धारा है चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होगी, और जो अल्प लंबाई है उसकी वो भी क्या होगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होगा। और जो यहाँ पर एंगल बन रहा है ना, एंगल, ध्यान दीजिएगा, एंगल की भी बात कर लेते हैं। जो हमारा एंगल बन रहा है वो भी ध्यान दीजिएगा, वो भी हमारा क्या है, देखिए एंगल वाला इसमें अगर दिया होगा, ठीक है ना, तो एंगल वाला भी आपका क्या होगा, जो साइन ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब कि डेल्टा भी एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक। ये आप समीकरण नंबर 5 रख लीजिए, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपके लिए है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी समीकरण को हम क्या कर देंगे, डेल्टा बी के बराबर, क्योंकि डेल्टा बी के सभी समीकरण बराबर हैं। तो यहाँ पर हम डेल्टा बी बराबर क्या कर देंगे, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। यानी डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर μ0/4 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, और अच्छी तरीके से भी समझ में आ गई होगी। तो कुल मिलाकर जो हमारा फार्मूला बन रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या बन रहा है, डेल्टा बी बराबर μ0/4 इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r², ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये आपका फार्मूला बनेगा। मतलब हम अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पर μ0/4 आएगा। क्या आएगा, μ0/4, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो समझ में आई बात अच्छी तरीके से, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए, μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। और μ0/4 क्या है, एक नियतांक होगा, 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्या होगा, 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। और μ0 बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपके लिए फार्मूला हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक। μ0 का मात्रक क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो μ0 का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर 2 एम्पियर की पावर -2 होता है, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, μ0/2 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इस बात को आप नोटिस कर लीजिए अच्छी तरीके से, इस फार्मूले को लिख लीजिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि μ0/2 का मान कितना होता है, तो आप बता दीजिएगा 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर आपके लिए होता है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा और अच्छी तरीके से इसको आप अपने कॉपी में देखिए।
क्वेश्चन आपके एक ही बताएंगे, दो ही बताएंगे, तीन चार कुछ भी बताएं, क्वेश्चन उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है ना। मतलब इससे आपको होना चाहिए कि हमें सर जो आप बता रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस बात से मतलब होना चाहिए। न कि इस बात से मतलब होना चाहिए कि हमें बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली है, कुछ समझ में नहीं आया, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है आपका, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, किसी कारण, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास एक अनंत लंबाई का बहुत बड़ा तार है जिसकी कोई गिनती ही ना की जा सके, ठीक। तो अनंत लंबाई का हमारे पास धारावाही तार है, तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है ना, उसकी आपको गणना करनी है। मतलब किसी भी तार का, मतलब अनंत लंबाई का है, या आप छोटी निकालिए या बड़ी निकालिए, तो किसी का भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, ठीक। तो इस बात को मेरे नोटिस कर लीजिए, ठीक। आपके क्वेश्चन में, हालांकि क्वेश्चन जब पूछेगा तो उसमें कहेगा कि हमारे पास एक अनंत लंबाई का चालक है, ठीक, तो वो आपसे शुरू में ही कह देगा कि जो पूछेगा प्रश्न, तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा फ्लो कर रही है। कितने एम्पियर की, आई एम्पियर की धारा फ्लो कर रही है, ठीक। चलिए, माना एक लंबे सीधे तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है। मान लेते हैं एक लंबे तार में क्या है, ध्यान दीजिएगा, माना एक लंबे सीधे तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ मात्रक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए हमारे पास एक लंबा सीधा तार है जिसमें हम आई एम्पियर की धारा को फ्लो करा रहे हैं, ठीक, या उसमें प्रवाहित कर रहे हैं। तो तार से आर दूरी पर प्रेक्षण बिंदु पी है। मान लीजिए आर दूरी पर, यहाँ से मान लीजिए तार यहाँ से निकला, यहाँ से मान लीजिए आर दूरी पर हमारे पास क्या है, एक प्रेक्षण बिंदु है जिसका मान क्या है, एक प्रेक्षण बिंदु है जिसका नाम क्या है, पी बिंदु है, ठीक। तो बिंदु पी है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर भी ज्ञात करनी है। मान लीजिए इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो क्या निकालनी है, वेक्टर भी निकालनी है, ठीक। तो अब इसे हमें निकालना है, इसे हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो एम्पियर का एक आप परिपथीय नियम पढ़े होंगे जिसे क्या कहते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर म्यू जीरो आई, ठीक। तो ये आपके लिए होता है, और जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आप लिखते चलिएगा, ठीक है ना। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, जो कि 36 में होता है, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, अगर 36 में होगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। तो क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू जीरो आई, क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर बी डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू जीरो आई, ठीक। चूंकि वेक्टर बी तथा डी एल एक ही दिशा में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है आपको। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें डी एल लंबाई लिया, जो चालक तार की लंबाई है डी एल पर हमने निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारी जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है बी है, ठीक। तो ये आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ से वेक्टर क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू जीरो आई, चूँकि वेक्टर बी तथा डी एल एक ही दिशा में है, ये सब क्या है, एक ही दिशा में है, ठीक। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 डिग्री बराबर म्यू जीरो आई, क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 बराबर म्यू जीरो आई, या क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर म्यू जीरो आई, क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर म्यू जीरो आई, ठीक है ना। यही आपके लिए क्या हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए, या क्लोज इंटीग्रेशन डी एल, मतलब जो एक लंबाई ले रहे हैं, एक परिधि ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका मान, परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर होता है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू जीरो आई अपान 2 पाई आर, ठीक। और वेक्टर बी बराबर म्यू जीरो आई अपान 2 पाई आर।
अब ऊपर नीचे हम क्या कर दे रहे हैं, 2 का गुणा कर दे रहे हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू 0/4π2i/r। ठीक, ये आपके लिए फार्मूला हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से समझ भी लीजिए। ठीक, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, इसको अच्छी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमारे पास समांतर का मतलब क्या होगा, जो एक दूसरे की अंतर पर चल रही हों। ठीक, मतलब हमारे पास 2 समांतर धारावाही चालक हैं। मान लीजिए एक चालक PQ है, दूसरा चालक RS है। ठीक, तो अब देखिए 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र आपको निकालना है, यानी F/L बराबर म्यू 0/2πI1I2/r न्यूटन प्रति मीटर। इसको आपको प्रूव करना है। क्या करना है, इसको आपको प्रूव करना है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। माना अनंत लंबाई के 2 धारावाही तार, मान लीजिए हमारे पास 2 अनंत लंबाई के हैं, मतलब इनकी लंबाई की गिनती नहीं है कितने हैं। ठीक, मान लेते हैं ये भी अनंत लंबाई का है, ये भी अनंत लंबाई का है। ठीक, तो मान लेते हैं माना अनंत लंबाई के 2 धारावाही तार PQ तथा RS वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे हैं। क्या है, एक दूसरे के r मीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है, मान लेते हैं माना हमारे पास अनंत लंबाई के 2 धारावाही तार हैं, जो PQ तथा RS हैं, वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे हैं। एक दूसरे कितनी मीटर दूरी पर, r दूरी पर रखे हैं। ठीक, इनमें क्रमशः I1 व I2 प्रबलता की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। इसमें क्या हो रही हैं, I1 व I2 प्रबलता की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। ठीक, कहने का मतलब 2 हमारे पास तार हैं, जिसमें एक में I1 की धारा प्रवाहित हो रही है, एक में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। और ध्यान दीजिएगा इधर B1 है तो इधर आपका क्या होगा, B2 होगा। अभी आपको आगे समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए हमारे पास क्या थे, 2 चालक तार थे। ठीक, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये जो चालक था ये हमारा क्या था, PQ था। ठीक, ये हमारा क्या था, अगर इसकी हम बात करें तो ये RS था। ठीक, और अगर इसमें हम धारा की बात करें, इसमें I1 धारा, अगर इसमें धारा की बात करें, इसमें I2 धारा। ठीक, और इसमें क्या दिया गया था, ध्यान देंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करा है कि यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है ना, अगर हम चालक तार PQ लेंगे, इस चालक तार को PQ लेंगे, इसके कारण बिंदु M पर, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु M है, पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए अगर हम, आपने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि किसी अनंत लंबाई के चालक तार का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए यहाँ पर जो तीव्रता उत्पन्न हो रही है B1 उत्पन्न हो रही है। ठीक, क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं हम क्या है, R है। ठीक, मतलब पीछे हमने यही पढ़ा था ना, जो सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अनंत लंबाई चालक तार के कारण की जो बल शक्ति तीव्रता उत्पन्न हो रही कितनी आती है, तो कितनी आई थी, ध्यान दीजिएगा। अगर हम PQ लेंगे, इसके द्वारा जो उत्पन्न होगी M बिंदु पर उत्पन्न होगी, मान लीजिए यहाँ पर कोई M बिंदु है। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 क्या हो जाएगी, म्यू 0/2π I1 यहाँ पे लेंगे अपान R। इतना आपको आ जाएगा समीकरण नंबर 1। समझ में आया। अब देखिए F बराबर क्या होता है, IBL sin थीटा। ये सूत्र है, आप याद कर लीजिए बल का। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F बराबर IBL sin थीटा, ये आपके लिए हो जाएगा, सूत्र होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब RS की L लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल जो होगा F I2 B1 L sin 90 डिग्री, क्या I2 B1 L sin 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा RS है, अब RS की बात कर रहा है, L लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल, मान लीजिए जो हमारा, अगर हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा IBL sin थीटा है,
अब इसके द्वारा जो आरोपित जो बल होगा F जो मान निकलेगा तो I2 होगा। इस RS पे निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करिएगा। हमने अभी क्या निकाला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाला, वो भी किसके द्वारा, PQ के द्वारा निकाला। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, बल निकाल रहे हैं, किसके द्वारा, RS के द्वारा बल निकाल रहे हैं, वो भी कौन से सूत्र से, IBL sin थीटा से। समझ में आया। तो RS की यल लंबाई पर, मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी है, टोटल यल लंबाई है, ठीक है ना, मान लेना है आपको। ठीक, यल लंबाई पर आरोपित चुंबकीय जो बल होगा, ये जो बल होगा I2, धारा तो I2 होगी, लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र इस पर उत्पन्न हो रहा है, कितना उत्पन्न हो रहा है, B1 हो रहा है, तो यहाँ B1 रखेंगे। और यल लंबाई का है तो यल रखेंगे। जो हमारा एंगल बन रहा है, देखिए एकदम सीधा बन रहा है, तो 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री रख देंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका I2B1L, क्या हो जाएगा, I2B1L, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए, अब F बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, I2 इंटू μ0/2 क्योंकि अब देखिए B1 का मान हमने ऊपर ही निकाला हुआ था, ये B1 का मान हमने ऊपर ही निकाला हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि क्या चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्या चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर B1 बराबर क्या हो जाएगा, μ0/2 I1/r, तो यहाँ पे रख देंगे मान को, ठीक है ना। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, μ0/2 इंटू I1/r इंटू L, यानी कि अब बराबर μ0/2 इंटू I1I2/r इंटू L। ठीक, यानी अब बराबर μ0/2 इंटू I1I2/r इंटू L। ठीक, अब चालक तार RS की प्रति मीटर लंबाई पर जो आरोपित बल होगा, ध्यान दीजिएगा, मतलब अब हम L बराबर 1 मीटर रख देते हैं, प्रति मीटर रख देंगे, मतलब 1 मीटर रख देंगे, तो F/L बराबर क्या हो जाएगी, μ0/2 इंटू I1I2/r न्यूटन मीटर। ठीक, तो ये RS का हो जाएगा। अगर इसी तरीके से PQ के निकालें तो F/L बराबर क्या हो जाएगा, μ0/2 I1I2/r न्यूटन मीटर। समझ में आया। इस फार्मूले को आप इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है ना। 2 फार्मूलों का यूज करना है, अच्छी तरीके से लिख देना है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो आप लोग इसी फार्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब इसी पर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा ना, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा इस फार्मूले को, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको उसी फार्मूले पर करवा रहा हूं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 2 लंबे सीधे तार हमारे पास क्या है, 2 लंबे सीधे तार हैं। एक तार मान लीजिए ये है और एक तार मान लीजिए ये है। ठीक, समझ में आया। हमने क्या किया, पहला काम, जिस हिसाब से क्वेश्चन कर रहा है उसी हिसाब से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो 2 लंबे सीधे तार हमने क्या लिया, 2 लंबे सीधे तार ले लिया। मान लीजिए इसको हमने P, इसको PQ मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, RS मान लीजिए। ठीक, अब इसमें क्या कर रहा है कि जिसमें प्रत्येक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें भी 5 एम्पियर की धारा, इसमें भी 5 एम्पियर की धारा। ठीक, इसमें भी 5 एम्पियर की, इसमें भी 5 एम्पियर की धारा। समझ में आया, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि अब एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। मान लीजिए दूरी कितनी कह रहा है, ये दूरी आपसे कह रहा है कितनी दूरी पर दूसरे रखे हैं, 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर, मान लीजिए ये, अब देखिए अगर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की लंबाई पर लगने वाला बल जो होगा क्या होगा। ठीक, मान लीजिए जो लंबाई यल दे रहा है, कैपिटल यल कितना दे रहा है 10 सेंटीमीटर। ठीक, जो हमने लंबाई पूरा बताई थी, ये लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर की है। तो मान लीजिए जो लंबाई हमने क्या दे दिया, 10 सेंटीमीटर दे दिया, तो उस पर जो लगने वाला बल है क्या निकालना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, F का मान निकालना है, F का मान पुटअप करना है, आपको बताना है। ठीक, हमें दिया क्या क्या है, जहाँ दिया क्या है, हमें दिया है, हम जानते हैं जो सूत्र हमारा होता है क्या होता है, F/L बराबर क्या होता है, μ0/2
2 पाई इंटू I1 I2 अपान R। ये हमारा फार्मूला होता है, समझ में आया? ठीक। अब जहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा यल बराबर है कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे 10 की पावर -1 मीटर आपका हो जाएगा। ठीक, अगर अब यहाँ पर μ0/4 2 पाई की बात करें, μ0/2 पाई की बात करें तो इसका मान कितना होगा? इसका मान होगा 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। अगर हम I1 बराबर I2 की बात करें, I1 बराबर I2 बराबर क्या हो जाएगा? 5 एम्पियर आपका हो जाएगा। ठीक, तो R बराबर इसमें कितना दे रखा है? 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको मीटर में चेंज करेंगे 2.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर आपका हो जाएगा। ठीक, तो तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई, मान लीजिए यल पर इस पर क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला जो बल है वह क्या है? ठीक, लगने वाला जो बल है कितना होता है? यफ बराबर कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, यफ बराबर 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 5 का स्क्वायर अपान 2.5 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है ना? ठीक है ना? इंटू 10 की पावर अब देखिए ये किसका मान है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर यल का मान ये हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब I1 I2 बराबर है तो इसका स्क्वायर हमने कर दिया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, फार्मूले भी यहाँ पर चूँकि यहाँ फार्मूला आप रख दीजिएगा, यफ अपान यफ बराबर क्या हो जाएगा? μ0/2 पाई इंटू I1 I2 अपान R, ठीक, इंटू यल। इसी फार्मूले पर हमने रखे हुए हैं। इसमें क्या है, μ0/2 पाई का मान 2 इंटू 10 की पावर -7, I1 I2 का मान 5, इसका स्क्वायर नहीं, I1 का भी मान 5, I2 का भी मान 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे R का मान कितना है? 2.5 इंटू 10 की पावर -2, यहाँ से हमने निकाला हुआ है। ठीक, और यल का मान कितना दे रखा है? 10 की पावर -1 मीटर। इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, 25 का स्क्वायर यहाँ 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यहाँ नीचे 2.5 है, एक जीरो ऊपर जाएगा तो 25 से 25 कैंसिल, यानी कि 10 ऊपर जाएगा। ठीक, तो एक 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। 2 इंटू, ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करते हैं इसको, 10 की पावर -1, 10 की पावर -7। ठीक, तो कितना आएगा? 10 की पावर क्या आएगा? 10 की पावर -8। ठीक, इंटू यहाँ आएगा 25। ठीक, नीचे आएगा 2.5 इंटू यहाँ पर आएगा 10 की पावर -2। देखिए ऊपर ये वाला तो -1 यहाँ पे चला आया। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 10 की पावर -8। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। और ये देखिए पॉइंट ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? +1। ठीक, +1 इंटू यहाँ पे ये -2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2। ठीक, और यहाँ से देखिए जब यहाँ पर ऊपर क्या बचा? 25 बचा, और नीचे भी क्या बचा? 25। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 इंटू 10 की पावर -8 इंटू यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाएगा, 10 की पावर -3। ठीक, अब देखिए अगर हम यहाँ पे +3 होगा, यहाँ +3 होगा, तो यहाँ +3 को -8 से घटाएंगे, 2 इंटू 10 की पावर -5। यहाँ पे इसका ये बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, आप लिख दीजिएगा। ये आपके लिए आंसर हो जाएगा, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन समझ में आया। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इसका सोल्यूशन भी। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।